हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मेरा नाम समता शुक्ला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12th की बायो में मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ और हम लोगों का चैप्टर चल रहा है बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी कि आपको वंशागति और विविधता के सिद्धांतों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। पहले भी हमने चर्चा करी है कि वंशागति की विविधता और सिद्धांतों के बारे में केवल 2 वैज्ञानिकों के किए गए प्रयोगों के आधार पे जो नियम आए थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि आपको ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में और मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप सभी को पता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सभी जीव जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम काइंड। मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या कहती है कि प्रजनन के द्वारा क्या होता है, सेम काइंड के यानी उसी तरीके के नए छोटे बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, शेर के पास शेर का बच्चा है, चिंपैंजी के पास चिंपैंजी का बच्चा है, बत्तख के पास बत्तख के बच्चे हैं, मनुष्यों के बच्चे मनुष्य होते हैं, कुत्तों के कुत्ते होते हैं, हाथी का बच्चा हाथी जैसा होता है। यानी कि रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग जो है, दे डू नॉट टोटली रिजेंबल द पेरेंट। लेकिन क्या अपने मम्मी पापा की तरह हूबहू जैसे पापा थे एकदम वैसे ही बिटिया है, या जैसी मम्मा थी एकदम वैसे ही बेटा है, ऐसा संभव नहीं होता। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। जो चेंज आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। जैसे कुछ लक्षण हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमारे खुद के होते हैं। जो हमारे खुद के लक्षण होते हैं वो ना माता जी में होते हैं, यानी मॉम में और डैड में वो लक्षण नहीं होंगे, लेकिन वो बच्चे में होंगे। तो वो बच्चे के खुद के लक्षण हो गए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अलग अलग फैमिलीज की फोटो है। अब इसमें सभी बच्चे क्या अपने माता पिता के एकदम हूबहू हैं? सबकी शक्लें समान नहीं है, यानी कि अलग अलग शक्ल है। अब इस वाले पिक्चर में हम देख रहे हैं, इस वाले पिक्चर में देखिए, माँ और पिताजी दोनों के दोनों थोड़े सांवले हैं, लेकिन बेटा या बेटी जो भी है वो एकदम गोरा दिखाई पड़ रहा है। यानी कि स्किन का कलर उसका कहीं ना कहीं चेंज है ना। इस वाले पिक्चर में हम देख रहे हैं कि बेटे का जो हेयर कलर है वो अपने मॉम डैड से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम देख रहे हैं कि हेयर कलर सेम है पर आईज का कलर डिफरेंट है। यानी कि कुछ न कुछ वेरिएशन होती है। फैमिली में भी मॉम डैड से जो लक्षण छोटे बच्चों में जाते हैं उसमें कुछ न कुछ वेरिएशन होती है, कोई न कोई विविधता होती है। तो आज के सेशन में हम केवल कुछ जो स्पेसिफिक आपके वर्डिंग्स यूज किए जा रहे हैं इस चैप्टर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या चीज होती है बच्चों? हेरिडिटी का मतलब होता है बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का मतलब एक समान है। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एक समान है, लेकिन फिर भी उसमें डिफरेंस है। इनहेरिटेंस यानी वंशागति। इनहेरिटेंस बच्चों किसी भी चीज का हो सकता है। इनहेरिटेंस आपके मॉम डैड अगर आपके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं उसका भी इनहेरिटेंस हो जाता है। बहुत सारा कर्जा छोड़ गए हैं उसका भी इनहेरिटेंस हो जाता है। लेकिन हेरिडिटी केवल उन चीजों का होता है जो आपके शरीर में चेंज हुए जीन्स के कारण लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। या हेरिडिटी का मतलब हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन।
बायोलॉजिकल जीन का ट्रांसफर जो है, यानी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यदि हो रहा हो तब उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी क्या हुई? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित हो जाना, ये प्रक्रिया कहलाती है हेरिडिटी। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है हेरिडिटी। और जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन, यानी जो वंशागति के नियम हैं उनके और विविधता के नियमों के बारे में जिस साइंस की ब्रांच में स्टडी की जाती है उसे हम जेनेटिक्स या उसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिफरेंस अमंग द ऑफस्प्रिंग्स एंड विद देयर पेरेंट्स। वेरिएशन क्या है? जैसे मैं अपनी मॉम डैड के जैसी हूं लेकिन बिल्कुल उनके जैसी नहीं हूं। अगर मैच करके भी देखें, आप अपने मम्मी पापा से अपने आप को मैच करके देखें तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीजें तो समान हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मम्मी में भी नहीं है, पापा में भी नहीं है, वो मेरी खुद की अपनी स्पेशल कैरेक्टर है। तो वो जो स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है जो आपको मॉम डैड से नहीं मिलता, कहीं ना कहीं जीन के रिकॉम्बिनेशन या रीशफलिंग के द्वारा हो जाता है, उसे हम वेरिएशन कहते हैं या विविधता कहते हैं। तो वेरिएशन या विविधता का मतलब क्या है? ऐसा अंतर जो ऑफ स्प्रिंग से और उनके पेरेंट्स के बीच में जो अंतर होते हैं उसे ही हम वेरिएशन कहते हैं। और ये जो वेरिएशन है बच्चों, ये जीन्स के कारण होता है। आप सभी को पता है वेरिएशन का कारण क्या है? हमारा शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के हुआ। अभी जीन्स होते कहाँ हैं? हमारा शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आपने क्लास 11th में बहुत ब्रीफ में पढ़ा था। सेल के स्ट्रक्चर में अगर हम अंदर झांकते हैं तो हमें उसके अंदर न्यूक्लियस मिलता है, केंद्रक मिलता है। केंद्रक की संरचना के अंदर भी अगर हम झांकते हैं तो उसमें हमें क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ते हैं। अब क्रोमोसोम्स के अंदर भी हम झांकते हैं तब हमें डीएनए दिखाई पड़ते हैं, और डीएनए के अंदर भी हम जब झांकते हैं तो हमें जीन्स दिखाई पड़ते हैं। और उन जीन्स में कहीं ना कहीं रीशफलिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? लक्षण पेरेंट्स से प्रोजेनी के ऑफस्प्रिंग्स के कुछ न कुछ अंतर आ जाता है। यदि ये जो वेरिएशन है ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी केवल लैंगिक जनन में ही वेरिएशन की प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन में चूंकि कोई जीन्स का रिशफलिंग नहीं होता है, इसलिए कोई भी तरीके का वेरिएशन नहीं होता है, तब हम उसको हूबहू कॉपी या उसे हम क्लोन कह सकते हैं। अब ये जो हेरिडिटी वेरिएशंस हैं ये कैसे हैं? ये वेरिएशंस ऐसे हैं, दीज आर जेनेटिकल एंड इनहेरिटेबल। हेरिडिटरी वेरिएशंस जो होते हैं, अनुवांशिक विविधता जो होती है वो जेनेटिक होती है और इनहेरिटेबल होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये लक्षण ट्रांसफर होते रहते हैं। लेकिन यदि हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन की बात करें तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन का मतलब है these are acquired and non heritable। acquired का मतलब है बच्चों कि कोई ऐसा लक्षण जो हमने खुद अर्जित किया है, इसको जो acquired का मतलब acquired प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है पेरेंटल प्रॉपर्टी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही थी और वो हमें मिल गई। एक प्रॉपर्टी होती है अक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो हम अपने जीवन में अक्वायर करते हैं। तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन का मतलब है ये अक्वायर्ड वेरिएशन है या अक्वायर्ड विविधता है जो उस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में अक्वायर की है, और ये नॉन हेरिटेबल होती है, यानी कि वो जो अक्वायर्ड वेरिएशन है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती है।
बच्चों अगर कोई भी आपको इन वर्डिंग्स में कंफ्यूजन है, कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट में, तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपका जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में इसको है। इसका बहुत सारा वेटेज है बोर्ड के एग्जाम में भी, और आपको नीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इस यूनिट में यदि 3 चैप्टर्स हैं तो उसमें से कम 4-5 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। हर एक चैप्टर से 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, या टोटल यूनिट से 10 क्वेश्चन के करीब तो नीट में पूछे गए हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन जो भी बताई जाए उसको आपको मार्क करना है, नोट करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और उसके बारे में एक बार पढ़ना भी है, ताकि आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट और फिर बाद में कंफ्यूजन ना रहे। देखिए अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ये चैप्टर बहुत कठिन है, मतलब टफेस्ट, मोस्ट ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स में से एक है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से लेक्चर्स को सुन लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो ये इजीएस्ट चैप्टर है। यानी कि एक बार अगर आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया तो पूरी लाइफ में आपको दोबारा इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा वो चैप्टर अच्छी तरह से याद रहेगा। तो इट इज अप टू यू कि आप बार बार एक ही चीज को पढ़ना चाहते हैं या एक बार ध्यान लगा के पढ़ने के बाद जिंदगी भर उसको याद रखना चाहते हैं। जेनेटिक्स, हेरिडिटी, वेरिएशन, इनहेरिटेंस, हेरिडिटरी वेरिएशंस और एनवायरमेंटल वेरिएशंस, इन वर्डिंग्स के बारे में आपका क्लियर हो गया है बच्चों। अब हम बात करेंगे कि जो ये जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी है, ये कैसे आई अस्तित्व में, ये अस्तित्व में कैसे आई। तो देखिए बहुत पुराने समय की बात है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही डिजाइन्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स इन द पी प्लांट। ये जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है ये किस वैज्ञानिक का है, आपको डायग्राम देख के ही पहचान में आना चाहिए, है ना। तो स्क्रीन में जो भी आपको वैज्ञानिक दिखाई पड़ रहे हैं इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पी प्लांट पे प्रयोग किए थे। ही केयरफुली एनालाइज्ड द रिजल्ट्स, gave a mathematical interpretation। यानी उस समय में भी 1865 में इन्होंने अपना जो रिजल्ट था, जो प्रयोग किए थे, उसका निष्कर्ष इन्होंने छपवाया और उस पत्रिका का नाम क्या था, ट्रांसलेशन ऑफ कैरेक्टर्स के नाम से छपाया इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। सोसाइटी ऑफ ब्रून में इन्होंने ये छपवाया। लेकिन इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था ये कौन से सन तक किया था, 1856 से 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। 1856 से 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने किस चीज पर एक्सपेरिमेंट किया, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया मेंडल ने, और वो कैरेक्टर्स जो थे वो 7 अलग अलग कैरेक्टर्स थे। उन्होंने हाइट पर एक्सपेरिमेंट किया, यानी किसी भी पौधे की, मटर के पौधे की ऊंचाई पर एक्सपेरिमेंट किया कि पौधा टॉल है या पौधा शॉर्ट है। आप सभी को पता है बच्चों कि ये जो एक लक्षण होता है, हर एक जीन्स में एक जो लक्षण है उसके 2 एलीज होते हैं, यानी समझ सकते हैं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना। पौधा या तो, अगर हाइट की हम बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो ऊंचाई में क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पौधा लंबा होगा या तो पौधा छोटा होगा। तो लंबा होगा तो और छोटा होगा तो 2 पॉसिबिलिटीज हो गई, यानी कि एक जीन्स पे 2 एलील मौजूद होते हैं एक ही लक्षण के। उन्होंने सीड शेप की बात करी कि मटर के जो दाने थे वो उनका आकार कैसा था, गोल है या रिंकल्ड है। उन्होंने सीड कलर की बात करी, यानी मटर के दाने जो थे वो रंग में पीले हैं या हरे हैं। उन्होंने
सीड कोट का कलर कैसा है उसकी बात करी, यानी कि जो मटर के दाने थे उन दानों का छिलका जो था वो किस रंग का था। तो उसमें देखा कि ग्रीन कलर का जो दाना था जिसका सीड कोट ग्रीन कलर का था वो डोमिनेंट था। पॉड शेप की बात करें, पॉड का मतलब क्या होता है, जो मटर का छिलका होता है, मटर की जो फलियां होती हैं, तो मटर की फलियों का आकार कैसा था। पॉड शेप की यदि बात करें तो इन्फ्लेटेड था, यानी कि फुल ऑफ दानों से भरा हुआ था, या कंस्ट्रिक्टेड था। अगर हम पॉड कलर की बात करें, मटर की फलियों का रंग यदि हम देखें तो हम देख रहे हैं कि ग्रीन था या येलो था। फ्लावर के पोजीशन की बात करें तो यदि साइड से निकल रहा है तो वो एक्सियल फ्लावर था, और यदि टर्मिनल यानी ऊपर की तरफ से फ्लावर निकल रहे थे, टर्मिनल का मतलब थोड़ा सा दूरी पर थे फ्लावर। तो इनमें दो तरीके के कैरेक्टर्स थे। अब ये जो दोनों कैरेक्टर्स थे बच्चों, ये अलग अलग एलील के कारण आते हैं। एक जीन्स पर दो एलील्स होते हैं हर एक लक्षण के, है ना। तो डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट में जो लंबा पौधा था वो डोमिनेंट था, गोल रंग का बीज डोमिनेंट था, गोल पीला डोमिनेंट था, और सीड कोट जब ग्रीन था वो डोमिनेंट था। इन्फ्लेटेड फलियां डोमिनेंट थी, ग्रीन कलर की फलियां डोमिनेंट थी, और फ्लावर के मामले में एक्सियल जो फ्लावर था वो डोमिनेंट था। ठीक है, तो इसमें बच्चों मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल ने एक समय पर एक ही लक्षण का चुनाव किया, मतलब एक टाइम पे, क्योंकि इन्होंने 7 सालों तक लगातार मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण का चुनाव किया। उन्होंने देखा कि पेरेंटल जेनरेशन जो होती है इसमें उन्होंने प्योर टॉल प्लांट लिया और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। प्योर टॉल में उन्होंने देखा कि सबसे पहली क्या प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जब किसी भी प्रकार का क्रॉस होता है तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होती है। यानी कि यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, तो जो कैपिटल टी जीनोटाइप का प्योर टॉल प्लांट था उसका क्रॉस कराया गया स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट से। दोनों से जो गैमीट्स बने वो कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमीट्स बने। कौन से गैमीट्स बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमीट्स बने। अब कैपिटल टी स्मॉल टी का गैमीट्स का जो कॉम्बिनेशन था वो कैसा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन बना। लेकिन जो पौधे आए, जो पौधे थे बच्चों, वो पौधे सारे के सारे दिखने में लंबे थे। दिखने में लंबे का मतलब क्या होता है, दिखने में वो ऐसे थे, लेकिन जो ये टी था यानी कि जीनोटाइप था वो चेंज हो चुका था। ठीक है, तो कल के सेशन में हमने पुनेट स्क्वायर की बात की थी, पुनेट चौखाना की बात की थी कि किस तरह से आप किसी भी क्रॉस का जीनोटाइप पता कर सकते हैं, किसी भी क्रॉस का आप जीनोटाइप पता कर सकते हैं। तो जब उन्होंने देखिए F1 जेनरेशन आई ऑल टॉल, F1 जेनरेशन में ऑल टॉल थे, तो ये जो F1 जेनरेशन थी इसमें थे ऑल टॉल। अब F1 जेनरेशन को हम फर्स्ट फीलियल जेनरेशन कहते हैं। तो फर्स्ट फीलियल जेनरेशन से क्या मतलब है, कोई भी वर्ड आपके सामने आता है तो अगर उसका मीनिंग आपको पता है तब आपको कंफ्यूजन नहीं होती उसको समझने में। फर्स्ट फीलियल जेनरेशन का मतलब है किसी भी तरीके के क्रॉस के द्वारा जो पीढ़ी मिलती है उसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ के क्रॉस के द्वारा आपको पहली पीढ़ी मिली, तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट फीलियल जेनरेशन। उसके बाद फर्स्ट फीलियल जेनरेशन का यानी F1 जेनरेशन में जो आपको मटर के दाने मिले, मेंडल को मटर के दाने मिले, उन्होंने उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया
मतलब नेचुरली मटर के पौधे सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। और जब जीनोटाइप लेकिन डिफरेंट हो चुका था उस टाइम में, तो सारे जो पौधे जब कैपिटल टी स्मॉल टी की मीटिंग कैपिटल टी स्मॉल टी से कराई गई, तो इस तरह से चेकर बोर्ड के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा। अब देखने में क्या रिजल्ट क्या आया F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में रिजल्ट ये आया बच्चों कि जो, अब ऐसे ध्यान से देखेंगे, एक लंबा पौधा था, उसका क्रॉस एक बौने पौधे से कराया गया, लेकिन जो रिजल्ट आया था उसमें बौने पौधे का कहीं भी नामो निशान नहीं था, केवल लंबा पौधा ही सामने आया। यानी कि दिखने में जो चीज हम देख सकते हैं, दिखने में सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे। लेकिन क्या हुआ, अब केवल लंबे पौधों से ही सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, और इसके बाद जो रिजल्ट आया था ये अचंभित करने वाला था, ये चौंकाने वाला था। ये रिजल्ट चौंकाने वाला कैसे था कि सारे के सारे लंबे पौधों की जब मेटिंग कराई गई है ना, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाई गई, तो जो सेकेंड जनरेशन आई थी, जो F2 जनरेशन आई थी, F2 जनरेशन में पौधों का जो फिनोटाइप है, नहीं दिखने में पौधे समान नहीं थे, चेंज आ गया था। चेंज क्या आया था, 3 पौधे लंबे थे और एक पौधा जो था वो छोटा था। 3 पौधा लंबा मिला, ये किसमें, F2 जनरेशन में, और एक पौधा छोटा मिल गया। तो 3 पौधा लंबा और एक पौधा छोटा होने का क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जो मेंडल को समझ में उस टाइम पे नहीं आया था, कि कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हो गया जिसके कारण सभी लंबे पौधों में ही सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, लेकिन एक पौधा उसमें से छोटा आया। तो इसके लिए पुनेट स्क्वायर की हेल्प ली गई। आपको पहले ही मैंने बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में मैथमेटिक्स का और स्टैटिक्स का दोनों का यूज किया था। तो पुनेट, एक रेजिनॉल्ड पुनेट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुनेट स्क्वायर बताया था। तो पुनेट स्क्वायर, जिस बच्चे को ड्रॉ करके सेट करना आता है, वो बच्चा किसी भी तरीके की क्रॉस का जीनोटाइप पता कर सकता है। तो जीनोटाइप पता करने का तरीका क्या था, जब ऑल टॉल प्लांट्स थे उनका जब क्रॉसिंग हुआ, मेटिंग हुई, तो जो रिजल्ट आया उसमें 3 पौधा लंबा था और एक पौधा छोटा था। तो फिनोटिपिकली तो 3:1 का रेशियो आया, लेकिन जीनोटाइप इसका कैसे पता करते, तो उसके लिए पुनेट स्क्वायर का यूज कर लिया, और पुनेट स्क्वायर का यूज करके पता चला कि जीनोटाइप का मतलब ये था कि जो पौधे थे उसमें से एक प्योर टॉल था, 2 पौधे हाइब्रिड टॉल थे और एक पौधा प्योर ड्वार्फ था। अब ये आया कहाँ से था, ये आया था, ये जो दोनों थे ये तो आपके F1 जनरेशन के जैसे थे, लेकिन ये आपका पेरेंटल जनरेशन जो थी वहां से कॉपी होकर के आ गया था, F2 जनरेशन में ट्रांसफर हो गया था। तो टी क्या था, प्योर टॉल था, ये दोनों हाइब्रिड टॉल थे, और ये प्योर ड्वार्फ था। इस वाले मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। जीनोटाइप इसमें क्या था, जीनोटाइप इसमें था कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या था, 1:2:1 का। और टोटल ड्वार्फ प्लांट कितने थे, ड्वार्फ प्लांट जो थे वो 1 था। टॉल प्लांट कितना था, 3 था। तो कॉम्बिनेशन कैसा था, 3:1 का। टॉल और ड्वार्फ का कॉम्बिनेशन जो था वो 3:1 का था। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पुनेट स्क्वायर स्थापित करने का क्या तरीका है वो एक बार सीख लेंगे।
है ना। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं पुनेट स्क्वायर, आप बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जब भी हम लैंगिक जनन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी कि गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया गया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी का क्रॉस जब स्मॉल टी से कराया गया तो गैमीट्स जो मिले आपको वो कैसे मिले, स्मॉल टी गैमीट्स मिले। अब इनसे कैसे हम पुनेट स्क्वायर से इसको देख सकते हैं कि हमें क्या कॉम्बिनेशन जो है वो पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में कौन सा कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक हम ऊपर की साइड में और लेफ्ट साइड में देखते हैं कि क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में यहाँ पे कैपिटल टी था, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी था, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी था और यहाँ पे स्मॉल टी था। यानी कि जो F2 जनरेशन आई उसमें जीनोटाइप चेंज हो चुका था। जीनोटाइप क्या था, चेंज हो चुका था। 1:3:1 का रेशियो आया था और ये जीनोटाइप जो है वो पता चला केवल चेकर बोर्ड की हेल्प से, यानी कि केवल पुनेट स्क्वायर की हेल्प से। पुनेट स्क्वायर की स्थापना की थी रेजिनॉल्ड पुनेट नाम के वैज्ञानिक ने, और उन्हीं के नाम पे पुनेट स्क्वायर जो है वो, उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। और पुनेट स्क्वायर का रेखा चित्र बना करके आप किसी भी तरीके के क्रॉस का जीनोटाइप पता कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया सभी बच्चों को कि किस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हो गया, दो ऐसे पौधों के बीच में क्रॉस कराना जिनके अंदर केवल एक लक्षण का अंतर है। यानी कि ये पौधा दोनों जो है ये आपस में एक समान है, केवल लंबाई, ऊंचाई इसकी जो है वो डिफरेंट है। तो इसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी कहते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जेनेटिक्स में जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। हम पहले ही बात कर रहे थे कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बच्चों, तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें उन्हें नहीं पता थी, बहुत समय पहले की बात है ये। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो फैक्टर्स वर्ड बार बार यूज करे थे, वो फैक्टर्स एक्चुअल में जीन था जिसकी खोज बाद में हुई। तो टर्मिनोलॉजीज जो जेनेटिक्स में बार बार यूज होती हैं उसके बारे में हम बात कर लेंगे, और ये पॉइंट्स आप साथ साथ याद करेंगे और बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। फैक्टर्स और जीन्स ये क्या होते हैं, फैक्टर्स और जीन्स फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन प्रोजेनी। यानी फैक्टर्स या जीन्स वो फंक्शनल यूनिट होते हैं जो किसी भी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जो जीन्स की हम बात कर रहे हैं, जो हमने 7 जोड़े लक्षणों की बात करी, एक्चुअल में उस समय पे मेंडल इनको क्या कहते थे, जीन्स नहीं कहते थे, फैक्टर कहते थे। आज के समय में हमें पता है कि वो जो फैक्टर्स की बात ग्रेगर जॉन मेंडल कर रहे थे, एक्चुअल में वो क्या थी, वो जीन्स की बात कर रहे थे। दूसरा वर्डिंग आता है लोकस। लोकस क्या होता है, द पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम्स। आप सभी को पता है कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। तो जीन्स का लोकेशन क्या है किसी भी क्रोमोसोम में, उसे हम लोकस कहते हैं। जैसे ये अगर क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड है तो उसका ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ये है लोकस। यानी कि इस पूरे क्रोमोसोम में यहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टर का जीन मौजूद है, तो ये क्या कहलाएगा, लोकस। यानी जीन्स की पोजीशन जो है वो लोकस कहलाती है। अब तीसरा पॉइंट है आपका एलील्स।
एलील्स क्या होते हैं। बच्चे पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, पूरा 12th क्लास कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये वर्डिंग्स जो हैं उनका मतलब नहीं समझ पाते, इसलिए क्या होता है थोड़े दिन के बाद जो वो पढ़े हुए होते हैं वो भूल जाता है। तो इसलिए इन वर्डिंग्स को आपको समझ लेना है। एलील्स क्या होते हैं? द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन आइडेंटिकल लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी एलील क्या है? एलील अल्टरनेटिव फॉर्म है किसी जीन का जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? सेम जगह पे, आइडेंटिकल लोकस पे, किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। यानी कि एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड्स पे सेम जगह पे एक ही लक्षण के लिए दो एलील्स मौजूद होते हैं। एलील्स का मतलब क्या है? एलील्स एक जीन्स पर एक लक्षण के लिए हमेशा दो एलील्स मौजूद होते हैं। जैसे हर व्यक्ति में ऊंचाई के लिए दो एलील्स होंगे कि वो लंबा होगा या वो छोटा होगा, है ना। और एक एलील माँ से आता है, एक एलील पिता से आता है, और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है उससे जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उससे डिसाइड होता है कि लक्षण कैसा प्रोजेनी में ट्रांसफर होगा। तो फैक्टर्स के बारे में क्लियर सभी को पता चल गया। लोकस क्या होता है उसके बारे में आप जान गए, एलील्स क्या होते हैं उसके बारे में आप जान गए। किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर के, जैसे लंबाई की बात, ऊंचाई की बात हो रही है तो लंबा होगा या छोटा होगा। आंखों के कलर की बात है तो हर चीज के लिए एलील्स जो है एक जीन्स पे दो एलील्स मौजूद होते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अगले सेशन में हम ये जानेंगे कि जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।